मुझे लगता है कि मेरी कमजोरियां कहीं इनके सामने शायद जाहिर ना हो जाए। भगत सिंह थे ना, भगत सिंह ही कहा करते थे कि मरने के पहले मैं इसलिए इतनी कम उम्र मरना चाहता हूँ कि अगर मैं जिंदा रह गया तो मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगी। मतलब मेरे सारे क्रिएटिव फील्ड के पीछे, आपके क्रिएटिव माइंड के पीछे गुस्सा ही गुस्सा था। मैं आपसे डरता, पत्नी से डरता, लोगों से डरता, बहुत लोग थे जिनसे मैं डर रखता था। मृत्यु का डर, मृत्यु का डर था ही था। आज की तारीख में वही नहीं है, मृत्यु का डर नहीं, इकलौता वही नहीं है, इकलौता वही नहीं है। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ना तो आप कभी बोल पाओगे, ना चल पाओगे, ना दौड़ पाओगे, ढंग से बैठ लो तो बहुत बड़ी बात है। मैं पूछता रहा कि माइनर प्रॉब्लम तो नहीं, उन्होंने कहा मेजर अटैक है। फिर वही गाली अपने आप को समझा के भेजा था उसने, ये मत बोलना कि पापी हूँ। लेकिन हाँ फैक्ट है कि प्रेशर में तो कई बार आई, लेकिन जूझते रहे यार, जूझते रहे। मतलब शादी का मतलब ये होता है। और ये सारी बातें संतों साधु संतों वाली बातें नहीं है, ऐसी बोल रहा हूँ जनरली कि आपके मतलब अच्छा लग रहा है बोलना इस वक्त जी। ये हर बंदे के सामने नहीं बोलता। गाने से आए, गाने से आना चाहिए। जैसे आपकी इच्छा। हाँ मजा आएगा। गाना जी। ये था फिडलर ऑन द रूफ, जी। उसका हिंदी अडेप्टेशन किया था हमने पंजाब में। जी। ये लोरी है, बच्चियों के लिए गाती है अपनी माँ। तिलक कर गाऊं मैं, तिलक कर गाऊं मैं, हाय मर जाऊं मैं, ये दुआ दे के थक के सो जाओ तुम लाडली मेरी, ओ थक के सो जाओ तुम चांदनी मेरी, ओ फिर सुबह उठने की एक वजह लेके तिलक कर गाऊं मैं, तिलक कर गाऊं मैं, तिलक कर गाऊं मैं। ये था उस वक्त, पता नहीं कहाँ से बनते थे गाने, पता नहीं कहाँ से, मैं समझ नहीं पाया। मैं जैसे मैंने रिइंकार्नेशन का जिक्र किया आपसे, तो कहाँ से आया करते थे सारे सुर, कहाँ से आया करते थे वर्ड्स, में बैठ जाया करता था। उसके बाद ये एकदम से प्रवाह के तरीके से बहने लगते थे, तो बिना सोचे समझे। एक्चुअली ये सब काम होते भी बिना सोचे समझे होते हैं। कि अभी कहा था ना आपने कि जो है मतलब जॉय नाम की चीज़ जो होती है वो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है कि आपको किस चीज़ में जॉय मिल रहा है। जी। तो इसमें जॉय मिल रहा था, खूब मिल रहा था। पैसे का जॉय नहीं था थिएटर में। तो वो तो क्रिएटिव लोगों का एक क्रॉस है, दैट मस्ट बेयर। क्रिएटिव लोगों को एक सलीब है जो बेयर करना सलीब है, बेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारा भी हक बनता है पैसे कमाने का। बिल्कुल। हाँ मतलब अपने बीवी बच्चों की केयर करना, ये सब जो हमको भी हक मिलता है। जी। तो गया वहाँ पर, बॉम्बे गया, उसके बाद पैसे कमाए वहाँ पर, आज की तारीख में सेटल्ड हूँ। और अपने आसपास वालों की मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास मेरी इतनी मदद की थी इन लोगों ने। एनके शर्मा, अरुण मोटा एक दोस्त था मेरा, प्रशांत दुबे एक दोस्त था, अतुल गुप्ता, उसने तो मुझे पाला है बल्कि। अच्छा। मतलब उसने मुझे पाला है बल्कि। बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में। जी। उसने मुझे पाला। गौतम चड्डा एक दोस्त था मेरा, पता नहीं कहाँ चला गया वो, उसने, उन लोगों ने पाला है मुझे। तो ये तो वही है कि आप जब आप आपके ऊपर किया गया तो आपका फर्ज बनता है कि अब आप और लोगों के लिए करें। बिल्कुल, क्योंकि हम सब ने अपने जो सफ़र तय किए उसमें ऐसे गुमनाम दोस्त शुभचिंतक हैं। हाँ गुमनाम है बिल्कुल ये लोग, बिल्कुल। और 50 सैकड़ों हैं, एक नहीं सैकड़ों हैं। और आज की तारीख में जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनको आप फैन कह सकते हैं सिनेमा की भाषा में, वो भी इतने, मतलब मुझे लगता है कि मेरी कमजोरियां कहीं इनके सामने शायद जाहिर ना हो जाए। भगत सिंह थे ना, भगत सिंह ही कहा करते थे कि मरने के पहले मैं इसलिए इतनी कम उम्र मरना चाहता हूँ कि अगर मैं जिंदा रह गया तो मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं वो लोगों के सामने आ जाएंगी। और तब मैं जो है आपके मतलब फांसी के बाद में इतना बड़ा निशान बन जाऊंगा मैं इनकलाब का, अगर जल्दी नहीं मरा तो मेरी जो है ख्यात मध्यम पड़ जाएगी। तो ये वो कहा करते थे। एक और पैशन था मेरी ज़िंदगी का, भगत सिंह। ये इतने अरसे 16 साल मैं दूर रहा थिएटर से। अब इस बार जो है आपके मतलब ये करीब 3 महीने से लगातार समय का काम छोड़ के, अच्छा, गगन दवा बज जो मेरा एक प्ले है उस पर काम किया, लगातार शोज़ किए, तैयार किया उसको। बड़ा मज़ा आ रहा है इस वक्त दोबारा रूट्स में लौटने में। बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स और यही थे मेरे ख्याल से, रूट्स भी मेरे यही थे। जितना अधिक मैं खुश पिछले 3 महीने में हूँ उतना पिछले 16 साल में नहीं रहा। अच्छा। पैसे कमाए, अच्छे खासे कमाए, वो उसका अलग सुख है, गाड़ी का, मोटर का, घर का अलग सुख है, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इसका सुख कुछ और है, हम्म, जॉय, जिसे आप कहते हैं ना जॉय, हर बंदे को अपना जॉय ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो है सच्चित आनंद, कहाँ मिल रहा है आपको, तो वो यहीं से मिला। सीखा आपने म्यूजिक? नहीं, कुछ नहीं सीखा, कहाँ सीखा, सब तो कुछ ये ऐसे ही। कैसे? पता नहीं कैसे हुआ मैं भी समझ नहीं पाता। वो कर्ण था, कर्ण का एक बड़ा बढ़िया चैप्टर था, तो उनका उसमें कर्ण की मानसिक स्थिति का वर्णन था कि जो है आपके वो उसको जो चीजें गिफ्ट मिली थी उसके लिए बड़ा अभिशाप हो गई थी हाँ, कि मुझे खून क्यों नहीं निकलता। उसने बड़ा साइकोलॉजिकली उसका अध्ययन किया था, है ना। मुझे खून क्यों नहीं निकलता, यार कौन सा नॉवेल है ये, कर्ण महारथी नहीं, स्मृति तो पोएट है कोई, मृत्युंजय, मृत्युंजय। मृत्युंजय। जी। तो उसमें वो अपने हाथ पैरों में चाकू मारता ये बोलकर कि और बच्चों को तो निकलता है, मुझे क्यों नहीं निकलता। ऐसे ही जाकर जो है चुपचाप वो आपके कुंडल देखा करता था अपने गंगा के किनारे जाके कि कुंडल चमकते हैं, मेरे कुंडल हैं, औरों के नहीं हैं, और माँ के कुंडल हैं, ये मुझे क्यों मिले हैं, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। मतलब बजाय इसके कि मैं श्रेष्ठ हूँ सबसे, इसके बजाय वो ये सोचता मैं अलग अलग क्यों हूँ। तो मेरे साथ भी यही था कि जो श्रेष्ठ तो गोली मारो, मुझे लगता है इतना अलग क्यों हूँ मैं। पढ़ाई कर नहीं पाता था मैं, पढ़ने बहुत फैसिलिटी था, हिंदी में बड़ा बड़ा जबरदस्त गाता था मैं अपने कम उम्र में। तो इसमें इतनी ऐसी दृष्टि कहाँ से मिल गई मुझे, मतलब मैं इतनी और ऐसे माहौल में जो बिल्कुल ही, रिश्ते वैल्यूज हाँ, सब थोड़ा हिले हुए थे जी। उसमें वो था। जी। तो मैं कुछ भी करता, मतलब आर्ट फील्ड में मैंने जो भी करने की कोशिश करी, मैंने नीचे नहीं देखा। एकदम से आपकी बड़ी मतलब ब्लू चिप्स आ गई उसमें। वही मैंने बताया ना, सृष्टि का घेरा है ये। आप किसी नोट पर जन्म लेते हैं और जिस नोट पे खत्म होते हैं उसी नोट पे आप अगली बार फिर जन्म लेते हैं। मेरा ऐसा पक्का मानना पक्का मान, ऐसा पक्का मानना। आप सोचते हैं कभी कभी अपने अगले जन्म के बारे में? अब तो सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि नियति है ये, तो आप इस जन्म को संभाल लो, बढ़िया जन्म मिलेगा अगली बार। आप इस जन्म में सत्कर्म करो, बुरा नहीं चाहो किसी का, तो आपके अच्छी नोट पर आपके जन्म होगा आपका जी। बाकी 50 किस्म के बुरे काम इस जन्म में भी किए हैं, हर बंदा करता है, हर बंदा साथे कर्म तो नहीं करता ना जी। तो इस जन्म में भी किए हैं, तो वो होगा, उसके ही परिणाम आएंगे। मैं बहुत मानता हूँ इन बातों को, बहुत मानता हूँ। अब तो मैं जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा मानने लगा उन बातों को कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। मुक्ति नाम की एक चीज़ होती है, वो खाली हिंदुस्तानी फलसफे में है। हिंदुस्तानी आपके वेदों में आपके मतलब ये मुक्ति नाम की चीज़ होती है, मुक्त होना मतलब E=mc² एक चीज़ होती है कि जिस भी चीज़ में एनर्जी है वो एक दिन mc² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर में तब्दील हो जाएगी। जिस भी चीज़ में मास है और एनर्जी है, वो एक वेलोसिटी के साथ में चल रही है एक जगह पे, वो एक दिन एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। तो वो जो है जिंदगी में भी होता है कि आप जो है मतलब कर्म करते रहते हैं और इस लंबे सृष्टि में, लंबे सृष्टि काल में आप कभी जाकर जो आपके मतलब धीमे से एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। आइंस्टीन इकलौता फिजिसिस्ट था जो कि ईश्वर में बिलीव करता था, या बड़ा रेयर फिजिक्स था कि मतलब फिजिक्स के आगे वो चीज़ क्या है जो कि सूरज की रोशनी को धरती पे लाती है, तो आपके एक हायर पावर है, कोई चीज़ तो है, कोई चीज़ तो है। तो ऐसे ही जो है मुझे लगता है कि सब देखिए ना, मॉलिक्यूल्स ये केमिस्ट्री में आते हैं, मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर उनका कुछ डोनर्स होते हैं, कुछ एक्सेप्टर्स होते हैं, ये सब ह्यूमन बिहेवियर करने लगता है आपको, ये सब ह्यूमन हमारे जैसे आपके जैसे बिहेव करते हैं जी। तो ये पता नहीं क्या है, मैं बोलकर बड़ा ज्ञानी पुरुष बन रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। रोचक है, फिर भी रोचक है, हाँ मतलब आपके दिमाग उलझाया रहता हूँ मैं ऐसा करके। एक उम्र होने के बाद जीवन को देखने का नज़रिया क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, ये बदल जाता होगा, आपकी ज़िंदगी में बदल रहा है क्या? किस तरीके से मतलब? क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या नहीं हैं? जैसे तो मैं अक्सर गांव में यहाँ रहता हूँ, हाँ। और आज से कुछ साल पहले ये अनथिंकेबल था मेरे लिए, शायद बेवकूफ़ी लगता, बट अब है कि देयर आर सर्टन कि पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली, तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। आपकी थिंकिंग कैसे चेंज हो रही वो है? विपश्यना से ही हो रही है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है पूरा श्रेय विपश्यना को है। अच्छा, राजयोग को है। क्या थोड़ा और बताएं इसके बारे में? विपश्यना मतलब होता है राजयोग जी। उसमें जो है आप बैठते हैं, ये बुद्ध जनाब बुद्ध साहब थे, उनकी जो है मेडिटेशन की टेक्निक है कि आप बैठते हैं, आप अपने सांस को जो है
एकाग्रचित करते हैं और सांस को जो अपने शरीर के हर पोर पर ले जाते हैं, हर पोर पर। आपका सारा शरीर जो है आपके सांस से भर जाना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से सांस कैरियर होती है प्राण की। प्राण नाम के तत्व होता है जो कि हमारे सबके शरीर में होता है। जो निकल जाए तो कहते हैं कि हाँ प्राण मुक्त हो गया, मतलब मर जाता है। तो वो प्राण जो है हर शरीर के हर पोर में घुमाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर जो है रेशे में, हमारे रेशे में 50,000 तरह के सेंसेशंस हैं। हमने जो भी किया है उसका प्रभाव जो हम पर पड़ा है उसकी फिजिकल सेंसेशन होती है। तो क्रेविंग और अवर्शन, या तो आप प्यार करते हैं किसी को, मैं भूल चुका हूँ, और या फिर आप नफरत करते हैं, और करते 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 ये आपके धीमे धीमे निकलने लगते हैं, वो सतह पर आने लगते हैं। वो चरण बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए शायद बौद्ध मॉन्क्स को हमेशा कंदराओं में रहकर प्रैक्टिस करने की सलाह दी गई थी। आइसोलेशन। क्योंकि जब ये आते हैं ऊपर, ये गलतफहमी है लोगों की कि आपके मेडिटेशन से लोगों को इंस्टेंट रिलीफ मिलती। अच्छा नहीं, जो पहला वो होता है, पहला स्टेप जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। उस वक्त आप टोटल एंटी सोशल बनने का आपको खतरा रहता है। उस वक्त एडवाइजेबल यही है कि आप किसी से बात ना करें। अच्छा, मेरी जिंदगी में वो नहीं रहा। मैं कहा, मतलब मैं नगर में रहने वाला, तो वो जब ज़हन पर आए तो डर वगैरह जस्ट धीमे धीमे ज़हन पर आता है। उसके बाद उसे देखते रहो धीमे धीमे तो चला जाता है, सबसाइड हो जाता है। लेकिन वो जो बीच का जो फेज है वो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो मेरे जितने भी आपके संबंध थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, मुझे लगा खराब गलत किया, मुझे लगा, वहां पर मैंने अपना उबाल फेंक दिए। वो नहीं फेंकना। कैसे? बोल कर किसी को SMS करके, किसी को बोल के, तो मेरे से गलत किया था, ये गलत किया था, वो गलत किया था। पुरानी बात है, जबकि आज उनमें से कई लोग बदल चुके हैं। तो वो जो है जरा खराब हो गया। अब उनके भी काफी लोग बुरा मान गए। अब एक टाइम में मैंने बतलाया कि यार एक कुछ चीज और कुछ चीज काम कर रही है इसके पीछे, तो समझने की कोशिश करो। लेकिन अब सबको कहाँ एक्सप्लेन करता फिरूं कि आपके प्रश्न है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। तो उसको नियति मानकर मैंने स्वीकार कर लिया। अब दोस्त खोए, कुछ लोगों को समझ आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। अभी तो खोए बैठे हैं, लेकिन मिलेंगे बाद में, ऐसी बात नहीं है। अब धीमे धीमे अब वो चरण चल रहा है जब मैं सबसाइड कर चुका हूँ। तो अभी इस वक्त जो है आपके यही है, मतलब अगर वो मूड ऑल्टर तभी हो सकता है जबकि मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस लिया जाए, जैसे कि ड्रिंक है। तो वो बहुत ही संभल के पीने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन वो फिर भी ऑब्सेशन है, मेंटल ऑब्सेशन है। आ जाता है कई बार तो मुझे पीनी पड़ती है। मैं नहीं पीना चाहता, पीनी पड़ती है। मतलब मेरी ज़िंदगी में इस वक्त कोई रोग है, अगर कोई अड़चन है मेरी ज़िंदगी में ऊपर जाने के लिए, तो केवल एक ही है कि वो है अल्कोहल, जो कभी कभार अटैक कर देती है। अदरवाइज मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि अभी जो है मैं पेशे से भी आपके संतुष्ट हूँ, मैं पत्नी से, दोनों बच्चों से, दोस्तों से, मेरे थिएटर ग्रुप से। राहुल मेरा दोस्त है, तंबू एक बहुत ही मेजर चीज़ बनकर आई है मेरी ज़िंदगी में। तंबू, निशांत करके बंदा है, अंबिका करके लड़की है। ये लोग जो है मतलब तंबू के मेंबर्स हैं। मेरा थिएटर ग्रुप का नाम भी तंबू ही है, वो भी राहुल चलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बड़ी अच्छी हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में। मतलब इससे ज़्यादा सुखद ज़िंदगी की मैं कल्पना नहीं कर सकता था, जो ट्रांसफॉर्म हुई है अभी। और दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज ऑफ विपश्यना। अब जो जिनसे संबंध टूट चुके हैं उनको बतलाने की कोशिश करूँगा कि यार समझो, किताब पढ़ो, जानो विपश्यना क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, मैंने चाहा नहीं था करना। क्योंकि आपकी फीलिंग्स जब आती है ना, तो फीलिंग्स को रोक पाने का नाम ही विपश्यना है। फीलिंग्स रोक नहीं पाया मैं। उन्माद जो था वो आपके भर कर फूट गया किसी के चेहरे पे। वो फूटना नहीं चाहिए था, वो दब जाना चाहिए था। उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। तो वो वक्त तब मिल गया है, तो मैं सबसाइड है। मतलब देखो क्या होता है। लेकिन वो जहर पी लेते तो क्या ज़्यादा नुकसान करता? नहीं, वो शांत हो जाता है अगर आप देखते रहते हैं उसको। वो खासियत है उसकी, पता नहीं कैसे होता है। देखते रहिए उसको, उन सेंसेशंस को देखते रहिए। सिर्फ आपको देखना है। विपश्यना का मतलब है विपश्यना भावना से आपको देखना है, उसमें इन्वॉल्व ना रहकर आपको देखना है। तो धीमे करके सबसाइड हो जाते हैं। तो मेरे अंदर जितना परिवर्तन आया है, उतना जो मेरे संगी साथी हैं, जो मेरे बहुत ही अजीज हैं, वो बताते हैं, आइए से लाइए, थैंक यू। वो बतलाते हैं मुझे कि इतना कुछ आ चुका है तुम्हारे अंदर, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी पत्नी ने मुझे समझा के बोला था कि वहां पर जाकर ये मत बकवास करना कि मैं इतना पापी हूँ, इतना कुछ उन्हीं चीज को बहुत ही डिफ्यूज करके बोल दिया आपसे कि सेल्फ फ्लैजेलेशन। हाँ, तुमने बहुत बोला था कि दोबारा वही करने मत बैठ जाना। धन्यवाद साहब। और बस प्रारब्ध, डेस्टिनी में विश्वास करते हैं आप? कंप्लीटली।
हम सबको किसी पर्पस के लिए भेजा गया है यहाँ पर। जी। वो पर्पस ये है कि हमारे अंदर जो इल एलिमेंट्स हैं हम्म, उनको धीमे धीमे डिफ्यूज करते जाए। हम्म, ये ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए बनी है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी इस चीज़ के लिए बनी है। जी। और कुछ लोग जो हैं आपके मतलब वाकई सात्विक नेचर के होते हैं, बहुत कम लोग मिले हुए ऐसे, हम्म, और लगातार काम करते रहते हैं, सात्विक नेचर है उनका, किसी की बुराई नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। मैं सात्विक नेचर का नहीं रहा, हम्म, मैं हमेशा अपने आप को तामसिक ही कह सकता हूँ जो था मैं, अब धीमे धीमे राजसिक हो रहा हूँ। रजगुण जो है आपके मतलब आजकल प्रबल है, जी। काम करना चाहता हूँ। तम तो खैर बहुत कम हो गया है, हम्म, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा वरदान जो है ज़िंदगी का यही हुआ है कि मेरे तामसिक गुण बहुत कम हो गए। हम्म, तो आजकल किसी के प्रति दुर्भावना जो है, दुर्भावना जैसी कोई चीज़ की, ये पनपे नहीं या ऊपर नहीं उठे, या बदला बदले की फीलिंग जो बहुत पहले थी, गुस्सा बहुत आता था? बहुत भयंकर गुस्सा, गुस्सा अच्छा। बहुत भयंकर था। मतलब मेरे सारे क्रिएटिव फील्ड के पीछे, आपके क्रिएटिव माइंड के पीछे गुस्सा गुस्सा ही गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसने मेरे साथियों क्यों ये क्यों किया, अरे हो गया यार, हो गया, मतलब वो बंदा जिसने किया मर भी चुका है, आप अब क्यों ज़बरदस्ती उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, हो गया, हो गया। तो हो गया, मन को समझाना आसान है कि हो गया, लेकिन अंदर जब फीलिंग आती है तो हम उसमें फिर आपके मतलब वो उस तम पर हमारा वश नहीं है, जी। तो उस वक्त हम अपने आप को व्यक्त कर बैठते हैं, एक्सप्रेस कर बैठते हैं, जी। वो चीज़ परिणाम खराब लाती है। आपने इतनी सारी अपनी जिनको आप कमियां कहेंगे वो बताइए, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं? आज की तारीख में बोल सकता हूँ, जी। हाँ, मैं किसी को बुरा नहीं चाहता आज की तारीख में। मैं और दूसरी बात ये कि स्वीकारोक्ति, बंदे की स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्सन्स। राइट। और लोगों की स्वीकारोक्ति जो है मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, किसको मैं कैसे स्वीकार करूं। आज की तारीख में हर बंदा स्वीकार्य है मुझे। बहुत कम ऐसे बंदे हैं जिन पर अभी भी रोष बचा हुआ है, जिसको मैं पूरा कर लूंगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर रोष बचा हुआ है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम, मुश्किल से आपके 4-5 होंगे कुल मिलाकर। अच्छा। इतना मतलब आपके सबके प्रति सबको एक्सेप्ट करना। और इसलिए जो है, जैसे मैं बाहर घूमता हूँ, आपके लोग बहुत पसंद करते हैं, एयरपोर्ट पर मिल जाते हैं, आपके फेस्टिवल में जाता हूँ वहाँ मिल जाते हैं। तो एक चीज़ होती है सेल्फी खिंचवाना, एक नई चीज़ आई है यहाँ पे। उसमें जो है ये चीज़ मैंने अमिताभ बच्चन साहब से भी सीखी है। मुझे मैं थक जाता हूँ बुरी तरीके से, लेकिन हाथ मिलाने में और सेल्फी खिंचवाने में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को निराश नहीं करूँ। बिल्कुल। थक जाता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, मतलब आपके बोलने में थैंक यू और आपके हाथ मिलाने में। सही बात। लेकिन फिर भी जो है कितनी बार मुस्कुराएंगे? कितनी बार मुस्कुराएंगे। मैं एक बात बोलता हूँ उनसे कि भैया सेल्फी खिंचवाऊंगा, लेकिन मुस्कुरा के उसका वो शर्त रहने दो, सेल्फी खींच लो, तुम जितने खींचने खींच लो। तो उसमें जो है मैं एक्सेप्टेंस जो है लोगों का कि हाँ यार इसको भी स्वीकार कर लो, भले बुरे गुणों के साथ में, गुणों के दुर्गुणों के साथ में स्वीकार कर लो उसको। तुमको भी स्वीकार किया गया था पहले, मुझे भी किया गया था ना, मैं भी सर्वगुण संपन्न था नहीं, तो मुझे भी किसी वक्त में स्वीकार किया गया था कि तुम जैसे हो वैसे हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही जो है अब ये नेचर ने बना दिया है कि हर बंदे को स्वीकार करना मेरा फर्ज बनता है मेरा। तो ये है यार, अच्छाई तो यही है आज की तारीख में, अच्छाई है। कोई अफसोस? अफसोस मतलब इतने जीवन में 57 की उम्र में आपके जितना मुझे चाहिए था, उतना जितना मैं डिजर्व करता था, उससे कहीं अधिक ही पा चुका हूँ, जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। इतने दुर्गुणों को हटा सका, एक तो ये बड़ी अच्छाई है जी। इतने सारे दुर्गुणों को हटा सका, मतलब आज की तारीख में दुर्गुण पास में नहीं है बहुत सारे, और कुछ जो है वो जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब सर्वगुण संपन्न बन गया ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन वो जा रहे हैं, अपने आंखों के सामने दिखता हूँ मैं कि मैं पिछले हफ्ते जो बात करके आया था, आज जो मैं बोलता हूँ तो वो उससे अलग है। पिछले हफ्ते इतना कम वक्त है, और कई बार ध्यान से देखो तो आपके हर दिन हो रहा है वो जी। तो ये जो है आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। तो रोज छोटी छोटी विजय पा रहे हैं आप? छोटी छोटी विजय पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि जो है मतलब क्या मैं डिजर्व करता था इतना, अब मुझे लगता है कि हर बंदा डिजर्व करता है, बशर्ते कि वो कोशिश करे। कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग कोशिश नहीं करते, उनको जो जीवन मिला है वो उसे नियति मानकर भोगते हैं, एक तरह से जीते नहीं है, भोगते हैं, क्योंकि मिल गया है इसलिए हम भोग रहे हैं इसको। तो वो उनमें राय रत्ती परिवर्तन नहीं आता, जन्म से मृत्यु तक जो है आपके वो वैसे के वैसे रहते हैं। तो वो जो है शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धि जो है मेरी ज़िंदगी में वही है कि मैं जब से चला था इस रास्ते पर, तब से लेकर अब तक मैं जो है आई एम डिफरेंट वेरी डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। और डर, दूसरी बात है, डर बहुत था मेरे अंदर। किस तरह का? हर तरह का। मैं आपसे डरता, पत्नी से डरता, लोगों से डरता, बहुत लोग थे जिनसे मुझे डर लगता था। मृत्यु का डर? मृत्यु का डर था ही था, आज की तारीख में वही नहीं है। मृत्यु का डर नहीं, इकलौता वही नहीं है, इकलौता वही नहीं। सबसे अधिक जो है जो डर गया है वो मृत्यु का डर गया है। क्यों? कि उन्होंने ये साफ नजर आता है कि यार ये जिंदगी आपके यहाँ खत्म नहीं होती,
ये थोड़ा सा मोह छोड़ देना पड़ेगा आपको आज की तारीख में, अपनी पत्नी का, बच्चों का, दोस्तों का, है ना, हम पहला हमने वालाओं का, वो छोड़ना पड़ेगा आपको। वो दोबारा शुरू होगी जिंदगी अगले जन्म में, इस मृत्यु के बाद में। ये अंत नहीं होता, ये इससे गुजर, एक फेस है जिससे गुजर जाएंगे हम, एक पड़ाव है। जब आपके अंतर्मन में ये बात चली जाती है तब आप जो है मृत्यु से नहीं डरते। तो अब जाहिर है उम्र तो उम्र ही है, कुछ कर नहीं सकते उसका। और ये सारी बातें संतों साधु संतों वाली बातें नहीं है, ऐसी बोल रहा हूँ जनरली कि आपके मतलब अच्छा लग रहा है बोलना इस वक्त जी। ये हर बंदे के सामने नहीं बोलता जी। अपनी पत्नी के बारे में बताइए। मेरी पत्नी के बारे में क्या पूछेंगे? मेरी पत्नी प्रिया नारायणन है, उसका नाम, तमिल है, हमारी लव मैरिज हुई थी। कैसे मिले आप उनसे? वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में थे, वो नई दिल्ली ITO में, वहाँ पर मैं प्ले डायरेक्ट करने गया था। तो प्ले डायरेक्ट करने गया था, तब मैं उस वक्त था, बदमाश भी था, जवान भी था। तो लगा कि हाँ भाई आपके यहाँ से लाइन मिल रही है, तो मैंने भी लाइन दे दी। तो बस वो 2-1.5-2 महीने का रेसल थी। उसके बाद मैंने व्यक्त कर दिया, उन्होंने व्यक्त कर दिया। उसके बाद में मैं थिएटर कर रहा था। मैं क्या कमाते हो मालूम नहीं, पैसे कहाँ से आते हैं, उल्टे पैसे लगाने पड़ते हैं जी। तो ये जो कौन माँ बाप अपनी बेटी को देंगे सही बात। अच्छा वो फौजी की लगी है। अच्छा। तो वाकया था वहाँ पर 94 की बात है कहीं, शी वाज इन चेन्नई एंड शी एंड हर मदर वेर वाचिंग टेलीविजन। तो टेलीविजन पर मेरा जो है पुराना एपिसोड था डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। अच्छा। जब मैं बेहद 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 जवान था, बेहद जवान था जी। और कट्स मेरे अच्छे थे शुरू से जी। और उसमें वी के मूर्ति साहब जिन्होंने गुरुदत्त साहब के साथ काम किया है, उनकी लाइटिंग थी, शाम में उसके वो थे। तो उस लाइटिंग में बेवकूफ भी आपके गधा भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बड़ा हसीन लग रहा था मैं। तो वो इत्तेफाक से उसका रीजन चल रहा था जी, रीजन चल रहा था। तो मैं और वही एपिसोड जो है प्रिया, पता नहीं प्रिया ने आपके जानबूझ के चलाया था या इत्तेफाक से गया था। तो वो आया एपिसोड, तो उनकी माँ बेसाख्ता बोल पड़ी कि उस लाइटिंग में बहुत अच्छा लग रहा था मैं। अच्छा। तो उसकी माँ बेसाख्ता बोल पड़ी कि व्हाट फीचर्स यार, बंदे के क्या फीचर्स हैं। अच्छा। तो प्रिया ने बोला किसके? उन्होंने कहा ये सामने दिखाई दे रहा है, उन्हें इससे शादी करनी है, उन्हें इससे शादी करनी है। अच्छा। उन्होंने इससे शादी करनी है, तुम जानती हो उसको? हाँ जानती हूँ। तब कहीं जाकर रिवील हुआ, फिर ये भी रिवील हुआ कि हाँ भाई कौन है, नॉर्थ इंडियन है, कौन है, और फिर करता क्या है। असली बात ये थी करता क्या है, बिल्कुल। तो करता क्या है, फिर बात अड़ गई, वो बहुत अड़ी बात। फिर उसके बाद उनकी माँ ने, पिताजी ने, भाइयों बहनों ने, सभी ने एक तरह से एक मत से, शायद भाई एक मेरे ख्याल से पक्ष में था जी। बस हो गया, बड़ा कांड हुआ, बड़ा खूब सारे कांड हुए। फिर इवेंचुअली हल्ला गुल्ला हुआ था। अरे हल्ला गुल्ला क्या होगा, मतलब शरीफ फैमिली थी वो, हम बदमाश थे, हमने मिलवाया भी अपने साथियों से, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पेट थोड़ी भरता है ये साथियों से मिलवाने से, काम क्या करते हैं। इस तरह से शादी। पर इतने लंबे सफ़र में, जैसे आपने पहले भी बताया कि कई बार प्रेशर में आई होगी शादी। आई थी, बहुत आई थी। फिर वही गाली अपने आप को समझा के भेजा था उसने, ये मत बोलना कि पापी हूँ। लेकिन हाँ फैक्ट है कि प्रेशर में तो कई बार आई, लेकिन जूझते रहे यार, जूझते रहे। मतलब शादी का मतलब ये होता है, वंस यू गेट मैरिड तो फिर आपको जो है समझौता करना पड़ेगा। और इस केस में उसे ही करना था, क्योंकि मेरे पास समझौता, मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं समझौता जैसी कोई चीज़ कर सकूं, वो स्थिति नहीं थी मेरी। तो आई बहुत मुश्किल से, आपके मतलब कैसे तो भी संभाला। फिर पहला बेटा हुआ हमारा 98 में, जोश। उसके बाद दूसरा बेटा जब प्लान किया था तब तक हम समझ चुके थे, बहुत समझ चुके थे, तब तक मैं काफ़ी संयत हो चुका था। तो प्लान किया हमने दूसरा बेटा, 2005 में वो हुआ। 2009 में गुलाल आई थी। गुलाल के बाद भी देखिए ना, आपकी ये सब चीज़ों में कितना भरोसा है। ये कॉस्मोस में कोई चीज़ होती है जो संभालती है हमको, कोई चीज़ देखती रहती है कॉन्स्टेंटली हमको। 13 मार्च 2009 को गुलाल आई थी। मार्च, अप्रैल, मई शायद 19 या 20 मई को ये लोग अमेरिका गए थे। उसके भाई था प्रिया का, प्रिया और दोनों बेटे। और मैंने कहा था कि मैं पीछे, मैं उसका काम था, तो मैंने कहा मैं पीछे से आता हूँ। 19th या 19th को मेरे ख्याल से मैं उड़ा था यहाँ से, और मुझे अपने घर से ही महसूस होने लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है। मेरा हाथ कपकपा रहा है, पैर कपकपा रहा है, अच्छा है ना, बोलने में परेशानी हो रही है। ये करते 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 एयरपोर्ट पहुंचा, वहाँ बहुत बढ़ गई। इमिग्रेशन जो है आपके लिखने में हाथ कांप रहा, मैं लिख नहीं पाया, साइन नहीं कर पाया अपने, जैसे तैसे करके किसी और से भरवाया।
फिर 4 घंटे रुकती है अबू धाबी फ्लाइट। यहाँ से गए अबू धाबी गए, वहाँ पर हालत बहुत ख़राब हो गई और ख़राब हो गई। वहाँ से वहाँ पहुँचे अमेरिका, तो ये लोग बड़े खुश थे कि अमेरिका आए हैं घूमने, मिलेंगे आपके मतलब म्यूज़ियम देखेंगे, ये सब करके। वहाँ पर मेरा ये हिस्सा बिल्कुल चला गया, सीधा हिस्सा यहाँ से। तो फिर गुलाल क्योंकि आ चुकी थी, इसलिए बहुत सारे लोग आ गए मिलने के लिए कि म्यूज़िक तो उसका फेमस हो चुका था। तो वो आ गए, उनमें से कुछ लोग डॉक्टर्स थे। हालांकि मेरी साली जो है वो खुद डॉक्टर है, लेकिन वो खुद नहीं सोच पा रही थी कि क्या हुआ है। अच्छा। उन्होंने देखा 48 घंटे बाद इस बात का पता लगाया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ओह माय गॉड। और ये सीधा हिस्सा जो है, सीधा हिस्सा पूरी तरीके से जा चुका था। डॉक्टर्स ने कहा, 3 दिन रहा मैं हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने कहा कि जो ना तो आप कहीं बोल पाओगे, ना चल पाओगे, ना दौड़ पाओगे, ढंग से बैठ लो तो बहुत बड़ी बात है। मैं पूछता रहा कि माइनर प्रॉब्लम तो नहीं होने का, मेजर अटैक है। उसके बाद वहाँ से कट डाउन हुआ ये पूरा का पूरा दौरा। उसके बाद वहाँ से वापस आए तो विशाल मेरा दोस्त था भारद्वाज, उसके बाद मैं और अनुराग जो है आपके उसके यहाँ पर खाना खाने के लिए बुलाया उसने। जिस दिन हम आए उसके बाद 1 दिन बाद वहाँ बियर पी ली मैंने। वहाँ पर बियर पीने से ये पूरा हिस्सा झंझाने लगा। अच्छा। कपकपाने लगा बुरी तरीके से। जी। तो लोग काँप गए, डर गए लोग। उन्होंने कहा पंगा क्या है, तो अभी तो ठीक था, बैठा था वो था। तो मुझे लेके आपके कोकिलाबेन गए। उसके बाद उसने कहा, विशाल ने कहा कि यार ये तो जो है सो है, मैं तुझे एक ऐसी बहुत सारी एनर्जी होती है दुनिया में जो समझ में नहीं आती। तो एक चीज़ होती है प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग कुछ नहीं होता, सामने बैठ के आपके वो यूँ कुछ करते रहते हैं। प्राण साध रखे थे उन्होंने, प्राण साध लिए, वो करते हैं। तो उन्होंने कहा और तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही। तो मैं गया, 20 दिन 1 महीना मैंने थेरेपी ली, मुझे कुछ नहीं करते वो। अब आपको पता नहीं क्या सामने बिठा के वो प्राण साधते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, प्राणिक हीलिंग। उसका मेडिकल साइंस में नाम भी नहीं है, मतलब उसको मेडिकली अप्रूव भी नहीं किया गया है। एक बंदी बैठती है वहाँ पर, बहुत ही कम लोग आते हैं उसके पास में, उसको मेडिकली अप्रूव भी नहीं हो साइंस। आज मैं दौड़ भी रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ, कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ। और बल्कि 2009 से मेरा कैरियर जो शुरू हुआ है, फिल्मी कैरियर, उसमें मैंने आपके मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर भी करी, पिंक भी करी, तमाशा भी करी, रॉकस्टार भी करी, मैंने हैप्पी भाग जाके भी करी, तेरे बिन लादेन भी करी, पार्ट 1 पार्ट 2 खूब करी मैंने, शौकीन भी करी। उसके बाद से आपके कैरियर चल निकला। पर तो ये कोई चीज़ होती है, मतलब ये तो वैसी वाली चीज़ थी जो स्पष्ट नजर आ रही है कि मैं ठीक नहीं हो सकता था, बात खत्म हो गई, पीरियड। ठीक नहीं हो सकते, फिजिकल जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ठीक नहीं हो सकते, और मैं ठीक हो गया। हल्का सा आपके इसमें इस हिस्से में हल्का सा, बहुत हल्कापन है, बहुत हल्का सा। अदरवाइज जो मैं ठीक हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं वो एज के साथ में आएंगी। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हम तभी मानते हैं जब हमारे साथ होती हैं। अदरवाइज हम बकवास करके उड़ा देते हैं कि यार ये क्या बकवास है, कैसे हो गया आपको। तो ये चीज़ें हैं, ये ग्रेटर पावर्स, कोई पावर तो है, कोई पावर तो है जी। तो आजकल तो ये लगता है कि मैं जैसे कि ये मेरी पोइट्री है बिल्कुल कि वैसे क्या है भाई, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, इसका नाम ही है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। हाँ जी। कि ये शायद गालिब साहब से इंस्पायर्ड हूँ मैं जी। सब कुछ तो है फिर भी क्या है, होकर भी जो ना होता। सब कुछ तो है फिर भी क्या है, होकर भी जो ना होता। अचरज करता ये मिजाज में ना भी होता क्या होता। जी। सब कुछ तो है फिर भी क्या है, होकर भी जो ना होता। अचरज करता ये मिजाज में ना भी होता क्या होता। नदी नाले बरखा बादल वैसे के वैसे रहते। नदी नाले बरखा बादल वैसे के वैसे रहते, पर फिर भी जो ना होता वो, जो ना होता वो क्या होता। वाह। खड़ी जिंदगी मोड़ की पुलिया पे जाके सुस्ता लेती, धीमी पगडंडी पे बैठा एक तेज रास्ता होता। और पनघट नचता छम छम और जाके रुकता मरघट पे। पनघट नचता छम छम और जाके रुकता मरघट पे। पनघट के संग मरघट की जोड़ी का अलग मजा होता। वाह वाह वाह। और शाम की महफिल रात अंधेरे राख भरी मिट्टी होती। शाम की महफिल रात अंधेरे राख भरी मिट्टी होती। ठंडी गजलें सर्द नज्म बस एक शेर सुलगा होता। वाह 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 वाह। और आग गई और ताप गई, इंसान पगल सा नाच उठा। आग गई और ताप गई, मरने के बाद में आग गई और ताप गई, इंसान पगल सा नाच उठा। काश की कल की तरह आज भी मैं बिफरा बिफरा होता।
वाह 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 ये भी ये मतलब ये कुछ इश्क किया कुछ काम किया, ये जी मेरी सारे जो है अल्कोहलिज्म के वक्त के शेर है 10 साल के, इनको कंपाइल किया मैंने जी दोस्तों के कहने पे, इनको छपाया, तो तब कहीं जाकर ये नाम दिया इसको, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, हाँ तब ये निकली है जी किताब। जी तो तब इसके- लिखते थे जो वो है जी तब के व्यक्त किए हुए हाँ, मतलब वो आप कह रहे हैं ना कि आपके डिसऑर्डर जो होता है तभी जीनियस होता है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब तक ऑर्डर्ड होती है जिंदगी, अब आजकल बड़ा शांति से हो गया हूँ, बहुत शांतिचित्त है, तो आजकल मतलब वो उस तरीके से उतनी प्रोलिफिकली उतना जल्दी क्रिएट नहीं हो पाता, अब सोचना पड़ता है। ये पढ़ते हैं बहुत आजकल पढ़ना शुरू किया है, बीच में बड़ा गायब हो गया था, जी बहुत गायब हो गया था, नल फेज हो गया था, बिल्कुल ही बहुत ही नल फेज था वो पढ़ाई लिखाई का। आजकल पढ़ना फिर शुरू किया है, जवानी में बहुत पढ़ा है, अच्छा जवानी में बहुत पढ़ा है मैंने, बहुत पढ़ा है, हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा है, उसके परिणाम भी अच्छे निकले। ज़ुबान जो है आपके मतलब काफ़ी, मेरी हिंदी भी दुरुस्त नहीं है, अंग्रेजी भी दुरुस्त नहीं है और उर्दू भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन कोलोकियल लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, आम जुबान की भाषा जिससे कि मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर सकूं, वो बड़ी अच्छी है। तो वही मुझे लगता है चाहिए। अकस्मात कोई अंग्रेज़ी का बहुत भारी बढ़ जाता है उसमें, अकस्मात कोई हिंदी का, अकस्मात उर्दू का, तो उसमें जो है मुझे लगता है कि अच्छा है, इसका मतलब ये कि मैं आई एम एबल टू कम्युनिकेट, आई कैन कम्युनिकेट, मतलब कुल मिलाकर, तो वहाँ अच्छा लगता है। हुस्ना याद है ना, याद तो है, पूरा सुनना पूरा कहाँ सुनेंगे, वो तो बहुत ही वैसा वाला सीन। लालच है मेरा, ये फैन है सब आपके, दूर फैन है। लाहौर के उस पहले जिले के दो परगना में पहुंचे, रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूँ खत में हिंदुस्तान से पहलू में हुस्ना में पहुंचे, वो हुस्ना। मैं तो हूँ बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदुस्तान में यादें तुम्हारी बोले, होता उजाला हिंदुस्तान में बातें तुम्हारी बोले, कि वो हुस्ना मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उस गुलिस्तान में, रहती हो नन्ही कबूतर सी गुम तुम यहाँ, वो हुस्ना। के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान में से ही जैसे झड़ते यहाँ, वो हुस्ना। होता उजाला के वैसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान में, हाँ वो हुस्ना। कि हीरों के रांझों के नगमे क्या अब भी सुने जाते हैं, हाँ वहाँ वो हुस्ना। और रोता है रातों में पाकिस्तान के वैसे ही जैसे। वाह 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 वाह, इस गीत के बारे में बताइए। क्या बताऊं, मतलब ये था उस प्ले का गाना था, उस प्ले का गाना था पत्थर आड़ देगी। मैं एक्टिंग जिसे कहते हैं ना, एक्टिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब अगर मैं एक्टिंग नहीं करूं तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं कर सकता, उद्गम है वो। तो उसमें एक चीज़ होती है इमेजिनेशन जी आपने अगर रूस नहीं देखा है तो रूस को इमेजिन तो कर सकते हैं आप कम से कम। साइबेरिया आपको मालूम है कि आप गए नहीं कभी, साइबेरिया आप इमेजिन कीजिए। राइट ऐसे ही जो मेरे को लोकल मिले सबको मैंने इमेजिन किया।
तो ये भी जब प्ले किया था मैं इमेजिनेशन में था। ओके। इमेजिन इमेजिन इमेजिन, आपका इमेजिनेशन आपकी धीमे 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 करके, मैं लाहौर नहीं गया आज तक, इस्लामाबाद गया हूँ, लाहौर नहीं गया आज तक, मेरी माँ का लाहौर की थी। अच्छा। लाहौर मैंने इमेजिन किया, करते 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 मेरा अपना लाहौर मेरी आंखों के नक्शे के सामने बन गया। अपना लाहौर, अपनी गलियाँ, जितने फोटोग्राफ्स देखे थे आपके, जितने पढ़ा था लाहौर के बारे में कि ऐसा पार्टीशन हुआ था वहाँ पर, ये वो करके, वो धीमे 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 करके वो बिल्कुल चित्र रूप में मेरे सामने आ गया। ऐसी हुस्ना का घर, हुस्ना के घर के घुस गया मैं, हुस्ना को बैठे हुए देखा मैंने, हुस्ना को बात करते हुए देखा मैंने, पेड़ के नीचे बैठी हुई है, हुस्ना की सहेलियाँ मैंने इमेजिन की। करते 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 मैं इस कैरेक्टर के इतना नज़दीक पहुँच गया कि इवेंचुअली लगने लगा लोगों को यार कि आपने ये गाना लिखा भी है, आपने गाया भी है, कंपोज भी किया है, तो कौन थी हुस्ना? डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी। तो मैंने उनको बताया कि हुस्ना कोई नहीं, मैंने ऐसा हो नहीं सकता कि आपके इमेजिनेशन, इतना इमेजिनेशन के अंदर घुसी हुई है हुस्ना, तो मैं हुस्ना को बिल्कुल साफ चित्रित रूप में देखता हूँ, चित्र रूप में मेरे सामने है वो। तो इसीलिए जो है इसमें इतनी तकलीफ भी आती है गाने में, इतना अफेक्शन भी आता गाने में, और उस स्टोरी भी कुछ ऐसी थी। तो ऐसे करते करते ये 2-3 कैरेक्टर्स हैं। भगत सिंह, भगत सिंह के पास हूँ मैं। भगत सिंह को 1921 का लाहौर नेशनल कॉलेज मेरी आंखों के सामने है कि कैसा रहा होगा, सरदार भगत सिंह कैसे रहे होंगे, क्या बातें करते होंगे, यारों से क्या संबंध होंगे, आज़ाद साहब से संबंध क्या होंगे। करते करते मैंने प्ले लिखा है, मैंने फिल्म लिखी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मैंने प्ले लिखा है। करते करते मैं इतना नज़दीक पहुंच गया उसके, उस शख्सियत के, कि मुझे लगता है कि यार ये मेरे साथ सामने बैठा हुआ मेरे से हाथ मिला रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। तो वो बहुत नज़दीक आ गए हैं मेरे। तो इसलिए लगता है कि मैं उनसे मिला, लोगों को लगता है कि मैं इतने ऑथेंटिकली बात करता हूँ उनसे कि सरदार साहब ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे बात करते थे, ऐसे कर, तो लोगों को लगता है कि यार तुम तो मिले हुए उनसे। तुझे मैं बोलता हूँ मिला हुआ नहीं हूँ, मैंने इतना इमेजिन कर दिया है उनको, इतना इमेजिन कर लिया है कि लोगों को लगता है कि मैं उनसे मिला हुआ हूँ। तो उनसे बिल्कुल आपके हाथ मिलाने की बातचीत है। मुझे कई बार सवाल पूछा करता था मैं लिखते हुए, प्ले लिखते हुए, कि भाई आप सवाल ऐसे रसगुल्ले खाए कि नहीं। अच्छा। बड़े शौकीन थे रसगुल्लों के। अच्छा। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर लेनिन की जीवनी मंगवाई थी जी। और रसगुल्ला कुल्हड़ मंगवाया था। वाह। तो ये करते करते छोटे जो इंसिडेंट्स हैं, इनसे जो है मैं बहुत नज़दीक पहुंच गया इनके। तो ये बिल्कुल आपके अलाइव हो गए मेरे सामने। तब कहीं जाकर मुझे उस वक्त की भाषा समझ में आई, क्या बातें करते होंगे, कैसे पेरेंट्स से कैसे बातें करते होंगे, दोस्तों में कैसे बातें करते होंगे। तो वो डायलॉग्स निकल कर आए जो मैंने फिल्म में और आपके मतलब इसमें लिखे, प्ले में लिखे। फिल्म में मुझे क्रेडिट हालांकि खाली डायलॉग्स को मिला है। तो डायलॉग्स मैंने जिस तरीके से लिखे, मतलब 1921 में कॉलेज की रैगिंग कैसे होती होगी, लाहौर नेशनल कॉलेज में रैगिंग कैसे होती होगी, राइट। तो मंगल पांडे के बाप का नाम बदला, उस वक्त ऐसा होता होगा आपके मतलब 1857 जो है, बिल्कुल। तो मंगल पांडे के बाप का नाम मतलब महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बतला तो क्या मतलब बताएगा, उससे पूरा नाम क्या लोगे था। तो इस तरीके की चीजें थी। तो इस तरह से जो है आपके मतलब भाषा मिलियू ये सब निकल कर आया इन लोगों का। ऐसे करके पता नहीं कहाँ वो इतना बड़ा प्ले बन गया कि आज की तारीख में बड़ा ज़बरदस्त हुआ। हमारे अभी 3 महीने पहले से मैं आपके दोबारा थिएटर में चला गया रूट्स में। तो इतना बढ़िया लग रहा है कि मतलब यही प्ले किया मैंने। हालांकि हर जगह होता रहता कई बार प्ले, लेकिन क्योंकि मैंने लिखा था, मुझे मालूम था कि इसमें नुआंसेस हैं जो अभी ढंग से एक्सप्लोर नहीं किए गए। पहले एनके ने डायरेक्ट किया था ये, जब 94 में किया था हमने। तो क्योंकि हम प्लेस बनाते थे, हम लिखते नहीं थे। मैं लिखता था, वो बनाता था, इसमें ये जोड़ दे वो जोड़ दे, इसलिए मेरे सारे प्लेस में आपके उसका पूरा योगदान है। तो अब बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकायदा रूट्स में हूँ, अपने संपन्न भी हूँ, कोई अभाव भी नहीं है, भगवान करे ना हो। अपने साथियों की मदद कर पा रहा हूँ, अपने परिवार की। एक जिम्मेदारी आप कह रहे थे कि आपकी क्या चीज़ आप लगता है, हाँ, तो जिम्मेदार गृहस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ और बच्चों को सही एजुकेट कर रहा हूँ। असली बात ये है, बच्चे सही एजुकेशन पा रहे हैं और जिम्मेदार नागरिक, ईमानदार नागरिक बन रहे हैं अपने मुल्क के। मतलब उनको जहाँ गलत है वहाँ पर भूल जाता है कि हाँ, मुझसे पहले मेरी बीवी की तरफ से। तो ये है अच्छा चल। भगत सिंह का इन्फ्लुएंस कैसे रहा आपकी लाइफ पे उसके बाद? 94 में आए थे मेरी जिंदगी में। 94 में एनके ने कहा था कि लिख तू, नाम मिल गया है, ये संत कबीर की आपके सूक्ति है और ये गुरु ग्रंथ साहब में इसको जोड़ लिया गया है, गगन दवा भाज्य, गगन में दवा बज उठा, वाद्य का जो ग्रंथ होता है वो बज उठा। तो ये रणभेरी की आवाज़ है, तो ये तू कर, इसको प्ले लिख।
तो मैंने भी सोचा कि यार होगा कोई बंदा भगत सिंह। मैंने 8th स्टैंडर्ड में आपके एनसीईआरटी किताब में पढ़ा था जी। कि उन्होंने गोली चलाई थी, सांडोस को मारा था, बम फेंका था असेंबली में। तो हमने कहा ऐसे होंगे, आपके क्रांतिकारी होते हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने कहा यार ये कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो आपके ये पढ़ाई तो पूरी नहीं है। तो मैंने खोजी, किताबें खोजी, फिर मैंने इनके बारे में वो चीज़ पढ़ना शुरू की जो इतिहास का अंग नहीं है। हल्की बातें, छोटी छोटी बातें, कैसे छोटी छोटी बातें, मतलब रसगुल्ले के प्रेमी थे, गाना गाया करते थे, ग्वालियर आए थे, कई मांडरे की देवी बैठ के गाने गाए थे उन्होंने। ये सब बातें पढ़ना शुरू की। और करते 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 मुझे लगा कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट द जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, हीरो ऑफ द सेंचुरी। फिर मालूम पड़ा कि कहीं और खोट रह गया हो। मालूम पड़ा कि 23 साल 5 महीने 26 साल का बंदा, मैं क्या कर रहा था उस वक्त, और कोई भी क्या कर रहा होगा। विश्व इतिहास में उठाकर देख लीजिए, क्रांतिकारी कॉमरेड चे हो गए, या फिडेल कास्ट्रो हो गए, या महात्मा गांधी हो गए, या पंडित नेहरू हो गए, या लफायते हो गए, या लेनिन हो गए, सब जो है मतलब एक एज में मरे हैं। बिल्कुल। इतनी सी एज में इतनी सारी गहरी सोच रखना, और वो भी लिख के जाना, हर चीज के बारे में लिख के गया है वो। और 5 फुट 10 इंच का गोरा चिट्टा सरदार, जिन लोगों ने देखा है उसे, ऐसे हैं, एक मुल्ला जी करके हैं हमारे दिल्ली में। अच्छा। 100 साल के हो गए थे वो, तो उन्होंने एक बार बतलाया था, उनका वीडियो देखा था हमने। अच्छा। तो वो बतला रहे थे कि जब ये इस पे बम फेंकने के लिए आए थे, तो दिल्ली में 2 महीने रहे थे, रोज रेकी करने जाया करते थे ये लोग। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरे साथ रहा था वो, तो उन्होंने कहा गुलाब के फूल जैसे चेहरा था उसका। और इश्क पर उनका कथन क्या कि हाँ इश्क कर, मेरे मन में चलता है, लेकिन अभी इश्क जैसी चीज के लिए ये आबो हवा पाक साफ नहीं है। इस जैसी पाक साफ चीज के लिए आबो हवा ठीक नहीं है। हम पराधीन मुल्क के नागरिक हैं। सुखदेव से बोला करता था, अच्छा, है ना, अगला जन्म होगा तो मैं डेफिनेटली अपनी महबूबा के कंधे से सिर टिकाना चाहूंगा। मतलब इश्क करने के लिए उसका मन में चलता था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बंदा क्या, मतलब विचित्र तो सत्य था वो। ऐसे बंदे भी होते हैं, मतलब ऐसे लोगों को देखकर भगवान पर यकीन होता है कि बस ये हो गया, या आइंस्टीन हो गया, या महात्मा गांधी हो गया। ऐसे लोगों को देख कर लगता है कि हाँ मतलब भगवान बनाता है और बस खांचा तोड़ देता है कि ये बंदा दोबारा नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे चल गया। और मरने के बाद भी उसका मरने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ उसके जिंदगी से। मरने के बाद में 11 घंटे पहले फांसी दी गई इसको। सुबह होती है 6 बजे, शाम को 7 बजे फांसी दी गई इसको, क्योंकि दंगा भड़क जाएगा। उसके बाद लाशों को काटा गया टुकड़ों में। उसके बाद जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसके बाद ट्रक में भर के, गाड़ी में भर के उनको फिरोजपुर रवाना कर दिया गया। बीच में सतलुज के किनारे पे, सतलुज के 13 और 14 नंबर थे खंबे शायद, वहां पर जो है इनको आपके आग लगाई गई टुकड़ों में। और उसके बाद अधजली हालत में नीचे फेंक दिए गए। वहां कुछ गांव वाले आग वगैरह ताप रहे थे, वो दौड़े और उसके बाद उनको निकाला गया। तब कहीं जाकर, मुझे मालूम नहीं पक्का है या नहीं कि अभी तक उस वक्त इनके पूरे टुकड़े मिले भी थे कि नहीं। भगवान कर मिले हों, आपकी अच्छा अंत्येष्टि रही हो इनकी, लेकिन मुझे मालूम नहीं। तो यही तो ड्रामा तो ये था। उसके बाद भी बाद में पूरे नाम को दबाया गया इनके। भगत सिंह का नाम मतलब क्या, 8th स्टैंडर्ड में मैं इसी पे आ रहा था कि क्या उनको वो जगह नहीं मिली मुझे मेरे ख्याल देश से में? मुझे मेरे ख्याल से नहीं मिली। मतलब अभी तक 8th क्लास के में पढ़ा जाते हैं भगत सिंह, तो अभी तक वही पढ़ा जाता है कि उन्होंने टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर बन के रह गए बस। और वो भी पढ़ा जाता है कि खूनी थे, मतलब फंडामेंटलिस्ट थे, फंडामेंटलिस्ट, राइट। कि गोली मारी और आपके मतलब बम फेंका। और इतना नहीं था यार भगत सिंह, बहुत कुछ था। भगत सिंह जानो तो पहले कम से कम। तो मैं तो चाहता हूँ इसकी आपके मतलब ये टेक्स्ट बुक का प्ले के हिस्से जो है आपके, टेक्स्ट बुक का हिस्सा बने। राइट। तब कहीं जाकर उनको पूरी मान्यता नहीं मिली ना अभी तक। और फिर भी इतना बड़ा नाम था कि दबाया जा नहीं सकता उनको। अभी जो हर बंदे का, और इकलौता बंदा जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या पारसी हो, और हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, कहीं कहीं मतलब आपके यहाँ पर भी उतनी इज्जत है उनकी जितनी की पाकिस्तान में। तो ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे जन्मते हैं, मतलब पता नहीं कैसे जन्म जाते हैं, मालूम नहीं। ये था सर। हीरोज हैं आपके? भगत सिंह, भगत सिंह है। एंड एनिमल एल्स जिसको आप लुक अप करते हैं? देखिए, अमिताभ बच्चन को मैं सदी का सबसे बढ़िया एक्टर मानता हूँ। ओके। सबसे बढ़िया एक्टर, ही इज लाइक क्लिंट ईस्टवुड, सुपरस्टार होने के साथ में वो एक्टर है, सुपरस्टार। और क्लिंट ईस्टवुड को मैंने कभी नहीं चाहा कि वो जैसी एक्टिंग करते हैं उससे हटके करें। फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, गुड बैड एंड अगली, सब में ऐसी एक ही एक्टिंग करते थे। मैंने अमिताभ बच्चन से कभी अपेक्षा नहीं की कि अलग तरीके से एक्टिंग करो। अच्छा। मुझे वो जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं।
उसके अलावा जो ओमपुरी जो है ओमपुरी जो है आपके, मतलब मेरे ख्याल से आपके कैरेक्टर एक्टर में मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक्टर कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अच्छा। अगर आपने फिल्मी हीरो की बात पूछी है तो, जी। है ना। और बाकी हीरोज भगत सिंह हैं, बाकी हीरोज मेरे कई सारे दोस्त हैं, बड़े सात्विक किस्म के इंसान हैं। अजीत लहाने बहुत बहुत सात्विक किस्म के इंसान हैं। आपके निखिल वर्मा एक दोस्त है मेरा, बड़ा बड़ा सत्व का दूसरा रूप है वो। ऐसी इवन एनके बहुत 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 जिसे कहते हैं ना एंजल हार्टेड लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो बाकी गलतियां हर बंदे से होती हैं, आप किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमेशा सच ठीक बना रहे। हुई हैं कई लोगों से गलतियां हुई हैं, लेकिन हुई हैं तो हुई हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप अगर आप खुद इतने आइडल हैं तो आप दूसरे बंदे को भी आइडल तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। मैं उतना आइडल नहीं हूँ किसी के लिए, तो ऐसी जो मैं भी मेरी दृष्टि में भी आपके थोड़ा सा वो है। गुलाल टर्निंग पॉइंट थी क्या? गुलाल टर्निंग पॉइंट थी। वो कैसे? गुलाल कुछ नहीं, गुलाल जनरली मैं अनुराग कश्यप के साथ जुड़ा हुआ था। 2000 में जब गया था तब पहली बार उससे मिला था जी। उसके बाद में 2002 में बनी गुलाल, फिर वो बंद हो गई, पैसे का भाव बहुत था उसके पास में। फिर ब्लैक फ्राइडे आई, ब्लैक फ्राइडे मैंने गाने लिखे जी। फिर 2005 में फिर गुलाल बननी शुरू हुई। मैं उसमें काफ़ी कुछ काम कर रहा था, लिरिक्स म्यूजिक वगैरह से, सिंगिंग वगैरह, एक्टिंग वगैरह, वो हुआ। उसके बाद 2009 में पूरी तरीके से तब अनुराग भी स्ट्रगल कर रहा था और बड़ा मतलब मुश्किलों बनी थी पिक्चर वो। आज समृद्ध है, बहुत तरक्की कर रहा है, देख कर बड़ा अच्छा लगता है कि यही है क्या गुलाल। गुलाल गुलाल क्या है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नगार दो। फूलती नसों में आज भीगती नसों में आज, राग की झपट का तुम बहार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। एक अल्कोहल के फेस का था, एक बड़ा बड़ा नुकसान हुआ मुझे, बहुत भयंकर। मेरे एक्चुअली वो डिजीज जो होती, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस जो होता है ना, न्यूरोलॉजिकल, वो होने लगा था। मतलब मेरे रिएक्शन कैसे होने लगे थे ये मुझे मालूम नहीं था। क्या रिएक्ट करूंगा, किसी को क्या एसएमएस कर दूंगा, अच्छा ये ऐसा होने लगा था। मतलब तो ये पूरी गुलाल जो उस फेज में बनी थी। तो ये ब्रिलियंस, लेकिन पता नहीं, वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं सोच भी नहीं पाता था अपने बारे में कि मैं क्या सोचूं। मैं सही बात बोल रहा हूँ, गलत निकलती थी, सही एसएमएस कर रहा हूँ, गलत निकलता था। तब तक मोबाइल फोन आ चुके थे, तो इसका दुष्परिणाम बड़ा भयंकर रहा। लेकिन साथ में ही क्रिएटिविटी हुई, जिसमें इंटेंस बहुत ही क्लियर सोच है। हाँ, इसमें इतना क्लियर सोच कैसे आ गया। मतलब मैं अभी कई बार आश्चर्य व्यक्त करता हूँ अपने आप पर कि इसमें इतना क्लियर सोच कैसे आ गया। ये था कुत्ते और सियार, हाँ लड़ रहे हैं, रोज रात होता है। अरे वाह वाह वाह, ये माहौल भी अलग ही है, बहुत बढ़िया माहौल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हुआ यहाँ आ गया। अब कुछ दिनों यहाँ रहूँगा आराम से। मतलब यहाँ मन यहाँ रहेगा, भले कल चले जाऊँगा यहाँ से, लेकिन मन यहाँ रहेगा। अच्छी बात।
अगर आप पिताजी से मिलते, इस बार गले लगा था, इस बार आई वुड हैव एम्ब्रेस्ड हिम। बुआ जी, दोनों चाचा, इस बार बड़ा बल्कि रोता भी मैं उनको पकड़ के। इस बार बोलता कि यार माफ़ कर दो, गलती हो गई बच्चे हैं तुम्हारे। इस बार मिलता तो मैं वाकई सही बात है, इस बार तो क्या करता। 1992 में पंजाब चल रहा था, बर्न हो रहा था। उस वक्त हम पंजाब चले गए गाना गाने के लिए, खुले में चौड़े सड़कों पे। आशीष विद्यार्थी था मेरे साथ, आशीष विद्यार्थी था, मैं था, एनके था, मनोज वाजपेयी था, सुजीत सरकार था, इम्तियाज़ अली था। तो उन्होंने बताया कि देख, तुम देखी AK-47? नहीं, उन्हें देख वो वैसी लगती है। पहली मरतबा AK-47 देखी। अल्कोहलिज्म होता है सर, ये अल्कोहलिज्म होता है। ये A303 इसकी मेडिकल नेम होता है इस बीमारी का। अच्छा, वो पड़ गई मेरे को आज। अच्छा, वो भी पड़ी। हाउ बैड वाज इट? अरे वेरी बैड, वेरी बैड। दिन भर जरूरत? दिन भर तो नहीं, रात को। दिन भर कभी नहीं, रात को। वेरी बैड इट इज। एंड इट इज सोशल डिजीज। दूसरी बात ये कि आप अपना तो बुरा करते ही हैं, बीवी का, बच्चों का, अपने आसपास वालों का, उनको बुरा और करते हैं। तो कैसे निकल आया हूँ वहाँ से मैं? क्या आप रियलाइज करते थे कि आप बुरा कर रहे हैं? करता था मैं। तो वो भी एक तपिश थी अंदर? तपिश थी वो भी, रोक नहीं पा रहा अपने आप को, ये बात भी थी। गिल्ट भी है। गिल्ट और बढ़ता जा रहा है लगातार। आप रोक नहीं पा रहे। आप किसी से कह नहीं सकते कि बॉस मैं नहीं कर रहा, ही करवा रहा कोई मुझसे, मैं बीमार हूँ। और मैंने पाया कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग बाग रिसीव कर रहे हैं। मतलब पहली मर्तबा मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था। राइट। तो जिस बंदे के ऊपर उसके मोहल्ले के कुत्ते ने भौंकना स्वीकार नहीं किया था, उस बंदे की बात से लोग बाग वाह, इत्तेफाक रख रहे हैं।